All right. So पहला situation in which downsizing of workforce is necessary. The downsizing is similar as redundancy, जैसा मैंने आपको बताया है. तो उसमें पहला रीजन है वो है introduction of automation. मतलब you are using, now you are planning to use more of machinery, more of technology. तो of course fewer workers would be required. तो ये redundancy की आप इसमें फिर workers को कम करेंगे उनका size. तो falling sales और shop closure, yes आपने एक आधी branch बंद कर दी है, either it is making losses or you plan to squeeze the size of your business or for some other reason आप अगर बंद कर रहे हैं तो of course वो workers जो आपको नहीं चाहिए होंगे उसमें भी downsizing हो जाएगी. फिर duplication of jobs due to merger, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ ऊपर. तो ये reasons कुछ लिखे हुए हैं downsizing के जो ऊपर भी discuss किए हुए हैं. All right, then factors which help in deciding which implies to be made redundant. ये मैंने ऐड किया क्योंकि ये पास पेपर में भी क्वेश्चन आया हुआ है कि आप when you are going to plan for the redundancy, तो how you are going to pick employees. जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी कि सबसे पहले आप देखते हैं कि सीनियरिटी बेसिस पे कौन नीचे आ रहा है. जो नीचे फॉल कर रहा है, लोअर एक्सपीरियंस की कैटेगरी में फॉल कर रहा है, आप ज्यादातर दे आर मोर लाइकली टू बी रिडंडेंट क्योंकि उसमें कॉम्पनसेशन भी कम देनी पड़ेगी. अच्छा, एक वर्कर्स हु वॉलंटरीली वांट टू लीव, एक तो ये मैंने पहले बात कर ली है, जैसे दैट इज व्हाट वी कॉल वॉलंटरी रिडंडेंसी. उनको पहले आप पिक कर लेंगे कि भी ठीक है. इससे ये होता है कि देयर विल नॉट बी लॉट्स ऑफ ह्यू एंड क्राई कि हमें निकाल दिया, हमने कुछ नहीं किया. तो बैड वर्ड ऑफ माउथ शुड नॉट बी स्प्रेड. तो ये एक ये हो सकता है आप उनको पिक कर लें जो ऑलरेडी वांट्स टू लीव. वो या कोई वर्कर है या वर्कर्स हैं जो छोड़ना चाह रहे हैं, तो इफ दे वांट टू लीव तो उनको आप पिक कर लें. वर्कर्स हुज लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज शॉर्ट, ये मैं आपको बता चुका हूँ कि क्यों शॉर्ट लेंथ ऑफ एम्प्लॉयमेंट के वर्कर्स को आपने सिलेक्ट करना है. फिर वर्कर्स हु आर इनएफिशिएंट, यस. So now of course because they are the cause of increasing your cost. So once you have decided to reduce the number of workers, सबसे पहले आप फिर ऐसे वर्कर्स को ही चुनेंगे जो आपके लिए बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है या कम बेनिफिशियल है. अच्छा, फिर डिपार्टमेंट which needs fewer workers, या आप जैसे कि डिपार्टमेंट है कोई आपके पास फाइनेंस का, मार्केटिंग का, एचआर का, सेल्स का, तो आप देखेंगे कहाँ पर किस डिपार्टमेंट में यू फील दैट देयर आर मोर वर्कर्स देन एक्सपेक्टेड और देन योर एक्सपेक्टेशन, या आपको लगता है कि इतने वर्कर जो है ना वो जरूरी नहीं है इन दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो वो उस डिपार्टमेंट को आप चूज कर लेंगे और वहां से फिर वर्कर्स को दे यू विल रिड्यूस द नंबर ऑफ वर्कर्स. फिर उसके बाद हमारे पास आ जाती है वर्कर्स whose skills are not needed by the business. Yes, ये तो मैंने बताया ही है कि टेक्नोलॉजी आ गई है और वो रिप्लेस कर रही है सर्टेन वर्कर्स को एक सर्टेन जॉब परफॉर्म करने के लिए, तो ऑफ कोर्स जब वो जॉब अब मशीन परफॉर्म करेगी तो उन वर्कर्स की जरूरत नहीं रहेगी. अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया जी लास्ट टॉपिक लीगल कंट्रोल के ऊपर ही हमारा आ रहा है, तो इसको देख लेते हैं कि लीगल कंट्रोल ओवर एम्प्लॉयमेंट इश्यूज. अब ये हर एक को पता है कि normally organizations they are in a dominating position to exploit workers. They are poor, they do not have the power to negotiate well. तो और organizations जो होती हैं they are in a position to करें ना करें but they are in a position to exploit workers. अच्छा, make use of them for their own benefit, जिसमें workers की welfare इतनी नजर ना आ रही हो. तो फिर इसीलिए there are always laws set by the government which support workers. तो उनको हम बोलते हैं employment laws या ये जो legal control over employment issues है. तो उसमें जो employees हैं they feel protected because they are protected by a certain law. वो कोई भी कैटेगरी का हो सकता है, जैसे भी हम देखने लगे हैं जैसे unfair discrimination कि employees को ट्रीट किया जा रहा है not on the basis of their skills, experience, ability and performance, बल्कि और दोस्तियां यारियां आपकी चल रही हैं उस वजह से या कोई आपकी बायसनेस चल रही है, तो हम उसे बोलेंगे अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन. कि आपको अनफेयरली ट्रीट किया जा रहा है कि लेट्स से कि देयर इज अ पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू अ रिलीजन बट इज वेरी गुड डूइंग हिज जॉब, वेरी he always shows very good performance, he has better ability than other workers, लेकिन उसको प्रमोट नहीं किया जाता, उसकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती just because the person belongs to a different religion. और जो लो अचीवर है कंपेयर टू दैट पर्सन उसको प्रमोट कर दिया जाता है. तो दिस इज अनफेयर
ट्रीटमेंट या अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन, और ये रिलीजन की वजह से हो सकती है. इट कैन बी बिकॉज ऑफ डिफरेंट रेस और कलर भी हो सकता है बिल्कुल, that black people might not be liked by white people, or they even if they are high achievers, high performers, still they won't be getting the reward they deserve. अच्छा, फिर उसके बाद डिसेबल्ड. हाँ, लेट्स से कि इफ देयर इज अ जॉब which requires mental effort, लेकिन एक बंदा है जो कि फर्स्ट ईयर लिम्प करता है क्योंकि उसको कोई प्रॉब्लम है इन हिज और हर लेग, तो उसमें कहते हैं नहीं यार व्हेन ही वॉक्स इट डजंट लुक नाइस, तो वी डोंट वांट टू हैव सच काइंड ऑफ पीपल देयर. ठीक है, तो वो फिर हु लिम्प टू देयर जॉब, तो हम नहीं चाह रहे कि कोई बंदा ऐसे लिम्प अराउंड करे. तो फिर ऑफ कोर्स वो अगर इस बेसिस पे आप निकालेंगे क्योंकि जॉब मेंटल एफर्ट की है, तो उसकी मेंटल एफर्ट तो पूरी लग रही है और ही इज क्वाइट कैपेबल या शी इज क्वाइट कैपेबल, लेकिन वो लिम्प की वजह से उसको अगर निकालेंगे तो अगेन दैट इज अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन. फिर आर ऑफ डिफरेंट जेंडर, यस ये भी कि मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए, इसीलिए एक वर्ड इस्तेमाल होता है जब भी जॉब एडवर्टाइजमेंट दी जाती है, तो एक लाइन होती है न्यूज़पेपर में भी, वी आर एन इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर. इसका मतलब ये होता है कि regardless of the fact either you are a male or a female, if you are good for the job, you meet our expected level, our requirement, you will get the job. तो ये अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर वो भी अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन में ही आएगी. Provision of health and safety facilities at work which are as follows. अच्छा, एक तो गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करती है लॉज के थ्रू अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट, और फिर हेल्थ एंड सेफ्टी वर्कर्स की, दिस इज ऑफ प्राइम इंपॉर्टेंस, तो उसके खिलाफ भी लॉज हैं, जैसे प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजरस मशीनरी, प्रोविजन ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट एंड क्लोथिंग, क्योंकि जॉब डेंजरस है तो उसके लिए आपको प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड की जानी चाहिए. इफ इट इज नॉट देयर तो इंजरी कैन बी कॉज टू वर्कर्स एज वेल. अगर कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी है तो वर्कर्स को प्रॉपर हेलमेट देनी चाहिए. कोई बिजली का काम हो रहा है तो ऑफ कोर्स यू रिक्वायर सच इक्विपमेंट्स व्हिच कैन प्रोटेक्ट वर्कर्स फ्रॉम दैट इलेक्ट्रिसिटी शॉक. अच्छा, फिर प्रोविजन ऑफ हाइजीनिक कंडीशंस एंड वॉशिंग फैसिलिटीज भी होनी चाहिए कि क्योंकि उसमें आपको हाथ धोने हैं, खाना भी खाना है. उसके अलावा लेट्स से यू डील इन डेंजरस केमिकल्स और आपको टाइम एंड अगेन हाथ भी धोने हैं अपने, अदरवाइज योर स्किन कैन बी अफेक्टेड, तो फिर आपको ये चीजें भी चाहिए. फिर मेंटेनेंस ऑफ रीजनेबल वर्क प्लेस टेम्परेचर, कि आपका वर्क प्लेस का जो टेम्परेचर है वो शुड नॉट बी टू ह्यूमिड, टू हॉट, टू कोल्ड, ताकि वर्कर्स की हेल्थ जो है ना वो इतनी इफेक्ट ना हो सके. अदरवाइज फिर वर्कर्स को तो एक्सप्लॉइट किया जाएगा ना. कंडीशन जैसी भी है आपको पे कर रहे हैं, काम करें, लेकिन जब लॉज आ गए और उसमें अगर उसमें देयर आर चांसेस दैट वर्कर्स हेल्थ कैन बी कॉम्प्रोमाइज, तो लॉ है ना वो फिर इनएक्शन हो जाएगा और वर्कर्स को प्रोटेक्ट करेगा, and workers can resort to that law as well. Provision of breaks in the work timetable, ये भी कि अगर काम पे रख रहे हैं तो आपको पता है let's say after 4 hours, if workers work 8 hours in a day, तो after 4 hours workers have to take rest, क्योंकि ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि आप कॉन्टिन्यूसली काम करते जाएं, बॉडी को रेस्ट की जरूरत होती है, तो वो भी लॉ में है कि आपको देना पड़ेगा वर्कर्स को. आप वर्कर्स को कॉन्टिन्यूसली कई घंटे तक काम नहीं करवा सकते, तो ये भी लॉ प्रोटेक्ट करता है वर्कर्स को इस केस में. फिर इफेक्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज ऑन बिजनेस. बिजनेस की अगर हम अब लॉज की बात की है तो इससे बिजनेस को क्या इफेक्ट हो रहा है. पहले इंक्रीज इन कॉस्ट. अब इसमें फायदा भी है नुकसान भी है. कॉस्ट तो बढ़ेगी ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को, ठीक है, फिर वर्कर्स को ब्रेक्स भी देंगे, तो उससे आपको प्रॉपर क्लोथिंग प्रोवाइड करेंगे वर्कर्स को, उनको वॉशिंग फैसिलिटी, वॉशरूम बना के देंगे, रूम टेम्परेचर भी मेंटेन करेंगे, तो फिर ऑफ कोर्स आपकी कॉस्ट बढ़ेगी. लेकिन उससे एक ये फायदा होगा कि इमेज अच्छा होगा और अच्छे वर्कर्स आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहेंगे कि दिस इज एन ऑर्गेनाइजेशन व्हिच केयर्स फॉर देयर एम्प्लॉइज एज वेल. फिर हाई प्रोडक्टिविटी ड्यू टू हेल्दी वर्कफोर्स. यस, क्योंकि जब वर्कर्स विल स्टे हेल्दी, क्योंकि वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा है, वहां पर वर्कर्स को किसी किस्म का कोई हेल्थ का इशू नहीं आएगा, तो वर्कर्स आर लेस लाइकली टू टेक डेज ऑफ. एक तो उससे भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और वो वर्कर जो कि हेल्दी हैं तो वो ज्यादा एफर्ट लगाएंगे कॉन्टिन्यूसली, जिससे आपका आउटपुट लेवल और ज्यादा हाई अचीव हो जाएगा और डेडलाइन मीट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी. फिर एक्सपेंसिव कोर्ट केसेस कैन बी अवॉइडेड ए वर्कर गेट्स इंजर्ड एट वर्क प्लेस. यस, ये मैंने आपको बताया था कि अगर आप ट्रेनिंग के बगैर, अब ये लॉ है तो आप
हेल्थ एंड सेफ्टी लॉज अगर मौजूद हैं तो आप जो है ना वो उनको फॉलो कर रहे हैं। ऑल दोज बिजनेसेस विच आर फॉलोइंग दोज लॉज, तो वो अगर कोई इंजरी हो भी जाती है तो चूंकि वो लॉज फॉलो कर रहे हैं तो उनको कोई हैवी डैमेजेस देने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि वो कहेंगे जी हमने तो ट्रेनिंग प्रोवाइड की थी, हमने तो ये इक्विपमेंट, ये क्लोथिंग प्रोवाइड किया था सेफ्टी, तो वर्कर्स की नेग्लिजेंस की वजह से ये इंजरी कॉज हुई है, तो इट्स नन ऑफ आवर फॉल्ट। तो इस तरह से आप अवॉइड भी कर सकते हैं इफ यू आर फॉलोइंग लॉज। अच्छा, तो क्योंकि नेग्लिजेंस का तो कोई लॉ नहीं होता। इफ वर्कर्स आर नेग्लेक्टिंग देयर वर्क या वर्कर्स आर नॉट टेकिंग नेसेसरी प्रिकॉशंस जो कि उन्हें बताया भी गया है और दिए भी गए हैं इक्विपमेंट वगैरह, तो फिर वर्कर का कसूर हुआ ना, फिर दे कैन नॉट रिजॉर्ट टू दैट लॉ दैट कैन प्रोटेक्ट वर्कर्स। फिर प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर डिसमिसल ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन, कि अगर आप डिसमिसल, अच्छा अनफेयर डिसमिसल मैंने आपको बताया भी था कि अनफेयर वही होता है जिसमें यू गिव अ रीजन टू द वर्कर बट दैट रीजन इज नॉट देयर इन दैट डिसिप्लिनरी प्रोसीजर, मतलब वो डूज और डोंट्स में, वो डोंट्स में नहीं लिखी हुई, तो अगर आप उस बेसिस पे जो डोंट्स में नहीं लिखी हुई उस बेसिस पे डिसमिस करेंगे तो वील कॉल इट अनफेयर डिसमिसल। तो उससे भी प्रोटेक्ट आप लॉ करता है कब, अगर आपने कोई वार्निंग नहीं दी। एक वर्कर लेट आया तो आपको वार्निंग देनी है कि दिस इज योर फर्स्ट वार्निंग। तो एक वर्कर जब पहली दफा ही लेट आया और आपने उसे फारिग कर दिया तो दिस इज रॉन्ग ना, यू कैन नॉट डू इट दिस वे, दिस इज अनफेयर। अच्छा, फिर फॉर गेटिंग प्रेग्नेंट मैंने आपको बता दिया था, ऑफ कोर्स 1 month लीव और 2 month लीव विद पे इज गिवन टू ऑल फीमेल्स हु आर प्रेग्नेंट, और उसके बेसिस पे आप उनको निकाल नहीं सकते, दिस इज अनफेयर। फिर फॉर ज्वाइनिंग ट्रेड यूनियन, तो ट्रेड यूनियन भी आप, ये वर्कर्स का राइट है कि दे इफ दे वांट टू ज्वाइन अ ट्रेड यूनियन तो वो ज्वाइन कर सकते हैं, बिकॉज इट प्रोटेक्ट्स द राइट्स ऑफ द वर्कर्स, इट वर्क्स फॉर द वर्कर्स राइट्स। तो ज्वाइन करने पे आप निकाल दें वर्कर को, अगेन दिस इज अनफेयर डिसमिसल। और रिफ्यूजिंग टू वर्क ओवर टाइम, अगेन मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल वर्किंग आवर में तो वर्कर्स का काम करना दैट इज पार्ट ऑफ ड्यूटी, बट दे कैन रिफ्यूज टू वर्क ओवर टाइम, दैट इज द राइट ऑफ द वर्कर्स। तो अगर उस पर फोर्स किया जाता है, ये कहा जाता है कि इफ यू वोंट वर्क ओवर टाइम यू विल बी फायर्ड और you will be asked to leave, तो ये अगेन अनफेयर डिसमिसल कहलाएगा। अच्छा, और इसकी प्रोटेक्शन लॉ देता है। अच्छा, फिर वेज प्रोटेक्शन, इसका भी लॉ है, और वो कि व्हाट वेज रेट टू बी पेड, और उसके लिए गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज जैसे कि अराउंड 20,000, बल्कि इससे प्लस ही है जो गवर्नमेंट ने रखी हुई है कि इससे कम आप नहीं दे सकते इफ यू आर हायरिंग अ वर्कर हु इज एक्चुअली वर्किंग फॉर 8 hours in a day, तो उसको आपको इतनी वेज देनी ही देनी है, आप उसे काम कराएं ना कराएं, वंस यू हैव हायर्ड अ पर्सन आपको इतनी वेज देनी ही देनी है, तो इससे वर्कर्स एक्सप्लॉइट नहीं होते। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ द पेमेंट ऑफ वेजेस, ये भी कि आप वेजेस तो आपको या तो डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे मिलनी है, आप लेट नहीं कर सकते। अगेन वर्कर्स कैन आर प्रोटेक्टेड कि वर्कर्स को वेज ही ना दी जाए या लटका दिया जाए। और व्हाट डिडक्शन टू बी मेड, सैलरी में से कितनी, जैसे कि सैलरी में से टैक्स माइनस होता है या और थोड़ी डिडक्शन है वो माइनस होती हैं, तो उसके अलावा वो भी मेंशन की गई है कि इसमें से इससे ज्यादा आप कुछ नहीं निकाल सकते वर्कर्स की सैलरी में से। जैसे सैलरी जब मिलती है ना वर्कर्स को, तो उसमें से पहले क्या होता है कि दे डिडक्ट टैक्स फ्रॉम द सैलरी एंड द रिमेनिंग अमाउंट इज गिवन टू द वर्कर, क्योंकि दैट अमाउंट ऑफ टैक्स इज गिवन टू द गवर्नमेंट बाय द बिजनेस, वो उनको दी जाती है। और इसके अलावा कुछ डिडक्शन और भी होती है, जैसे पेंशन फंड की डिडक्शन हो रही है कि कुछ वर्कर की सैलरी में से कंट्रीब्यूट किया जाता है माइनस करके, डिडक्ट करके, कुछ ऑर्गेनाइजेशन कंट्रीब्यूट करती है, और जब वर्कर रिटायर होता है तो मंथली अमाउंट इज गिवन टू द वर्कर आफ्टर द रिटायरमेंट, तो वो फिर उनको दिया जाता है। तो इस तरह की डिडक्शन और भी हैं जो कि हो सकती हैं। तो अब उसके अलावा जो है वो डिडक्शन और कोई करेंगे तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज इलीगल, तो वो प्रोटेक्शन मिल जाती है एम्प्लॉइज को इसके अगेंस्ट भी। तो लीगल मिनिमम वेज हमारे पास आगे आ गया लास्ट चीज, और बता दिया लीगल मिनिमम वेज क्या है कि इससे कम पे आप इससे कम वेज नहीं दे सकते वर्कर्स को। तो एडवांटेज क्या है जी, पहले नीडी वर्कर्स विल नॉट बी एक्सप्लॉइटेड, ये आपको समझ आती है, उन्हें एटलीस्ट एक सर्टेन पे मिलेगी जिससे वो अपनी नीड्स एंड वांट्स को या बेसिक नेसेसिटीज को पूरा कर सकते हैं। फिर मोर पीपल विलिंग टू वर्क रिजल्टिंग इन हायर आउटपुट, क्योंकि कुछ लोग पहले काम नहीं कर रहे थे, क्यों, मतलब वो जॉब ही नहीं ढूंढ रहे थे क्योंकि कहते हैं जी सैलरी बहुत कम है, हमने काम नहीं करना, ठीक है। तो अब नाउ दे विल गेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वेज जो कि उससे कम नहीं होगी क्योंकि गवर्नमेंट दे रही है, तो इसलिए वो भी काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे, जिससे बिजनेसेस विल गेट मोर वर्कर्स टू प्रोड्यूस मोर आउटपुट और सेल्स में इजाफा कर सकते हैं।
फिर ट्रेनिंग विल बी प्रोवाइडेड टू जस्टिफाई अ फेयर अमाउंट ऑफ वेज गिवन टू वर्कर्स। पहले तो ये था ना, किसी वर्कर को आप ट्रेनिंग दे रहे हैं और बहुत ही कम पैसे दे रहे हैं, सॉरी किसी वर्कर को ट्रेनिंग नहीं दी हुई और थोड़ा बहुत काम करा रहे हैं और ऐसे ही 5-10 हज़ार रुपया दे रहे हैं। तो अब जब लीगल मिनिमम वेज होगी तो ऑफ कोर्स यू कांट गिव 5-10,000 टू द वर्कर, यू हैव टू गिव 20,000 और 25,000 व्हाटएवर इज द लीगल मिनिमम वेज। तो फिर आप कहेंगे भाई जब पैसे देने हैं तो फिर काम भी कराएं, और काम कराना है तो फिर ट्रेनिंग दें। तो उसमें वर्कर को ट्रेनिंग मिल जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि उसको पैसे एक देने हैं ऑर्गेनाइजेशन ने, तो ये भी फायदा वर्कर का ही हो जाता है। फिर मोटिवेटेड एम्प्लॉइज रिजल्टिंग इन हायर प्रोडक्टिविटी। यस, जब एक लीगल मिनिमम वेज बिजनेस देती है तो कॉस्ट तो बढ़ती है इन द शॉर्ट रन, लेकिन उससे वर्कर भी मोटिवेटेड हो जाता है कि भाई एटलीस्ट नाउ विल गेट दैट मच अमाउंट ऑफ वेज। तो मोटिवेशन, ऑफ कोर्स मनी इज वन ऑफ द मोटिवेटर, हमने एफडब्ल्यू टेलर की थ्योरी में पढ़ा भी था। तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी तो कॉस्ट कम होगी, उससे कॉस्ट कम होगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अच्छा, डिसएडवांटेजेस की अगर बात करें तो वही हायर कॉस्ट रिजल्टिंग इनटू हायर प्राइसेस, कि जब आप मिनिमम वेज बढ़ गई है तो फिर वेज आपको ज्यादा देनी पड़ेगी, उससे आपकी वेज कॉस्ट बढ़ेगी, वेज कॉस्ट बढ़ेगी तो आपको प्राइस भी बढ़ानी पड़ेगी, और प्राइस बढ़ाएंगे तो वर्कर्स माइट कस्टमर्स माइट नॉट बाय फ्रॉम यू। हाँ, लेकिन शॉर्ट रन में हो सकता है, लॉन्ग रन में हो सकता है कि वेज बढ़ाने से वर्कर अपनी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ा दे, जिससे आपको आपकी कॉस्ट कम हो जाए और आपको प्राइस ना बढ़ानी पड़े, कि एट द सेम प्राइस यू माइट बी गेटिंग हायर प्रॉफिट। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट निकलता है प्राइस और कॉस्ट के डिफरेंस से। तो अगर प्राइस वहीं की वहीं है और कॉस्ट आपकी कम हो गई है बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी, क्योंकि लीगल मिनिमम वेज मिल रही है या हायर लीगल मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, तो फिर आपको शायद प्राइस को ना बढ़ाना पड़े, लेकिन शॉर्ट रन में तो कॉस्ट आपकी बढ़ने वाली है और हो सकता है आपको प्राइस भी बढ़ानी पड़ जाए। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है। फिर सीनियर एम्प्लॉइज मे एस्क फॉर अ हायर वेज टू मेंटेन द वेज गैप बिटवीन देम एंड जूनियर वर्कर्स। यस, कि अगर फर्ज किया कि एक सीनियर एम्प्लॉय था जो 3 साल से काम कर रहा था, वो लेट्स से 30,000 ले रहा था, तो जो जूनियर वर्कर था वो 15,000 ले रहा था। अब लीगल मिनिमम वेज 25,000 की आ गई, तो वो तो 15 से 25 पे चला गया। लेकिन वो जो सीनियर वर्कर था जिसको 30,000 मिल रहा था, उसकी तो सैलरी नहीं बढ़ी, क्योंकि गवर्नमेंट ने लीगल मिनिमम वेज बढ़ाई है, हर वर्कर की वेज नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो वो फिर 15 से 25 पे जंप लग गया और जो 30,000 ले रहा था उसकी उतनी ही रही। तो वो कहेगा भाई ये क्या बात हुई, एक जूनियर वर्कर है, मेरा सीनियर वर्कर, आई हैव स्पेंट 3 ईयर देयर, और सिर्फ 5,000 का गैप रह गया है, तो उससे वो जो सीनियर वर्कर्स है दे माइट गेट डीमोटिवेटेड एज। अच्छा, फिर अनएम्प्लॉयमेंट में राइज इफ फर्म्स आर अनएबल टू अफोर्ड द लीगल मिनिमम वेज। यस, कि अगर लीगल मिनिमम वेज बढ़ गई है तो बिजनेस हैज नो अदर चांस either to increase the wages or to reduce the number of workers। अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो उससे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ भी सकती है वर्कर्स की, कि बिजनेस कहेगा जी हम तो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, हम पर बिजनेस ही बंद कर देते हैं या हम वर्कर्स कम रख लेते हैं, क्योंकि वेज बढ़ गई है और हम इतनी हायर कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दैट इज इट। सकीना, डू यू हैव